कल हमने वेरिएबल जो फिक्स कॉस्ट पड़ी थी ना, ये उसके ऊपर है। डाटा क्या देता है वो कहता है, बल्कि सॉरी रिक्वायरमेंट पहले पढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट में वो कहता है प्रिपेयर अ स्केड्यूल, स्केड्यूल टेबल को कहते हैं। प्रिपेयर अ स्केड्यूल टू बी प्रेजेंटेड, हमेशा पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं ताकि टॉपिक का पता चले। प्रिपेयर अ स्केड्यूल टू बी प्रेजेंटेड टू मैनेजमेंट शोइंग द फॉलोइंग कॉस्ट। आपने ये कॉस्ट शो करनी है। कौन कौन सी कॉस्ट शो करनी है? इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच वैन। अब मेरा ख्याल है इसमें एक से ज्यादा वैन होगी, तो हर वैन की ये वाली कॉस्ट शो करनी है। कितने सालों की शो करनी है सिर्फ? तो ये वैन लेके उसको चलाना चाह रहे होंगे, तो आपने वैन की फर्स्ट ईयर की चलाने की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। टोटल फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालनी है, यानी वैन को चलाने के फिक्स खर्चे क्या हैं। नंबर वन। टोटल वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट चाहिए। टोटल कॉस्ट चाहिए यानी फिक्स प्लस वेरिएबल। फिक्स कॉस्ट पर किलोमीटर चाहिए। इस क्वेश्चन में जो वॉल्यूम है ना वो किलोमीटर है। वॉल्यूम क्या है? वैसे भी वैन जितने किलोमीटर ज्यादा चलेगी तो वेरिएबल खर्चे वो होंगे जो किलोमीटर के साथ चेंज हो। जो किलोमीटर ज्यादा चलने या किलोमीटर कम होने से चेंज नहीं होंगे वो फिक्स होंगे। तो उसने फिक्स कॉस्ट पूछी है, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट पर किलोमीटर पूछी है, और टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट पर किलोमीटर। तो ये जो जवाब आएगा ना टोटल फिक्स कॉस्ट का, ये पार्ट ए का, इसको डिवाइडेड बाय किलोमीटर्स करेंगे तो फिक्स कॉस्ट पर किलोमीटर। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो ये आएगी, इसको जब आप डिवाइड करेंगे किलोमीटर्स पर तो ये क्या आ जाएगी? वेरिएबल कॉस्ट पर का मतलब होता है डिवाइड। अगर आपको टोटल चीज अवेलेबल हो तो टोटल से पर पे जाने का मतलब है डिवाइड, और पर से टोटल पे आना हो तो मल्टीप्लाई। पर मींस पर यूनिट या पर किलोमीटर। तो बेटा आपने इसमें फिक्स और वेरिएबल ही बतानी है, सेमी वेरिएबल नहीं है। फिर क्या बतानी है? फिक्स और सेमी वेरिएबल नहीं होगी। ठीक है। डाटा क्या दिया हुआ उसने? वैन के खर्चे बताने हैं बस। Temporary packages is located at a remote site in an industrial estate which is far away from the center of city। ये कोई इदारा है जो बड़े दूर दराज इंडस्ट्रियल स्टेट में वाक़ है। इंडस्ट्रियल स्टेट क्या होती है? हर इलाके में, हर शहर में इंडस्ट्रियल जोन होता है जहाँ पे फैक्ट्रीज होती हैं, जहाँ सब्सिडाइज रेट पे जमीन मिल जाती है, जहाँ पे रोड ट्रांसपोर्टेशन और इसका सेटअप अच्छा होता है। तो वो कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज नाउ कंसिडरिंग प्रोवाइडिंग पिक एंड ड्रॉपिंग फैसिलिटी टू इट्स एम्प्लॉय। ये चाह रहे हैं अपने एम्प्लॉय को क्या दी जाए, तो उसके लिए वो चाह रहे हैं अ टू मेंबर कमेटी हैज रिव्यूड क्या हो गया? हाँ जी, वो कहता है पहले के लगा ले, बाद ही ना हो जाए। A two-member committee has reviewed the situation, yeah, reviewed the available options and come up। come up का मतलब होता है ये इस नतीजे पे पहुंचे। come up with a proposal to purchase 3 vans। कितनी वैन परचेज करना चाह रहे हैं ये? 3 वैन जी। जो बच्ची अकाउंटिंग का पेपर देने जा रही हैं, वैन जब परचेज की जाती है तो एंट्री क्या होती है बेटा बताओ? बोलना नहीं, बोलना नहीं बाकी बच्चों ने। आप अकाउंटिंग एंट्री, ये खातून आप पेपर नहीं देने ये जाने जा रहे हैं तो बोलो ना, मैं गलत बच्ची से पूछ रहा हूँ। वैन परचेज करने की डबल एंट्री क्या होती है? वैन को क्यों डेबिट किया आपने? हाँ जी, जब आप वैन परचेज करते हैं तो वैन परचेज करना हमारा एक्सपेंस, ना वो फिक्स एक्सपेंस है ना वो वेरिएबल एक्सपेंस है, बल्कि वैन परचेज करना हमारा वो है, क्या कहते हैं उसको, एसेट है। ठीक है। हाँ, जो एसेट पे डेप्रिसिएशन होगी वो, ये एंट्री हमारी कॉस्ट में एंट्री तो नहीं है, लेकिन मैंने पूछा है। तो ये 3 वैन परचेज करना चाह रहे हैं और ये 3 डिफरेंट रूट पे चलेगी। पहली वैन चलेगी ए रूट पे, दूसरी वैन चलेगी बी रूट पे, तीसरी वैन किस पे चलेगी? सी रूट पे। बात समझ आ रही है? यानी आपसे सारों का इकट्ठा क्या अलग अलग का है? कैसे पता चला अलग अलग हर वैन का करना है? फॉर ईच वैन लिखा हुआ था रिक्वायरमेंट में, या ऑफ ईच वैन। ठीक है।
तो उसके बाद उसने अब आपको ये डाटा दिया है, एक वैन का खर्चा दिया है, तो आप इस तरह टेबल सा बनाएंगे जिसमें यहाँ हर वैन की हेडिंग देंगे, वैन ए रूट पे जो चलेगी, वैन बी सी और ए बी सी इस तरह। तो ये ए रिक्वायरमेंट के हिसाब से पहले आप टोटल फिक्स कॉस्ट सारी लिख देंगे और उनका टोटल कर लेंगे, फिर आप टोटल इस तरह फॉर्मेट तो आप आंसर में देख ही लेंगे। तो ये जो परचेज प्राइस है ये एसेट की कॉस्ट है, ये एक्सपेंस नहीं है, ये एसेट की क्या है, कॉस्ट है। और एक्सपेक्टेड ट्रेड इन वैल्यू, ट्रेड इन वैल्यू क्या होती है, 4 साल बाद जब आप उसे बेचेंगे या एक्सचेंज करेंगे तो उसकी स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू ये होगी। तो इन दोनों से, क्योंकि आपको लाइफ भी बता दिया, तो इन दोनों से डेप्रिसिएशन निकलेगी। और ना बताए तो हमारे सब्जेक्ट में बेटा पूरे में स्ट्रेट लाइन मेथड है, ठीक है। डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड है, कैसे निकालते हैं स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन, जी बिल्कुल, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेजिडुअल वैल्यू और डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। जी गुड, शाबाश, ये ऐसे बोलना है स्पीड से। अच्छा, अच्छी तैयारी है आपकी माशाल्लाह जी। तो ये कितना आ जाएगा, 2.5 लाख, 2,50,000, ये एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा। आगे वो क्या, इसको लिखना है। अच्छा, ये फिक्स होगा वेरिएबल, ये फिक्स कॉस्ट होगी डेप्रिसिएशन हर वैन की 2.5 लाख, क्योंकि ये एक वैन का डेटा है। इंश्योरेंस प्रीमियम पर एनम, पर एनम, पर एनम, पर एनम, फिक्स कॉस्ट। क्वार्टरली, क्वार्टर कहते हैं 3 माह को, आप 3 माह बाद, हर 3 माह बाद सर्विस करवाते हैं, इंक्लूडिंग लुब्रिकेंट्स। हालांकि लुब्रिकेंट तो वैसे वेरिएबल होता है, लेकिन यहाँ पर उसने टाइम मेंशन कर दिया है। जब किसी चीज के साथ टाइम मेंशन हो जाए तो वो कॉस्ट फिक्स हो जाती है, फिर नाम पे नहीं जाना। तो क्वार्टरली सर्विस, क्वार्टरली तो साल की कितनी बनेगी, ये 3 माह की 4,000 है, तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं, क्वार्टर 3 माह है। याद रखें, ये पिज्जा है ना, पिज्जे के 4 इससे करेंगे तो ये क्वार्टर, ये वाला क्वार्टर ये होता है। इसी तरह साल के 4 क्वार्टर होते हैं और एक क्वार्टर 3 माह का होता है। क्वार्टर मींस पूरा साल 4 हिस्सों में डिवाइड करें, तो जब आप 12 माह को 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो एक हिस्सा या एक क्वार्टर जो है वो 3 माह का होगा। तो आप इजी से याद कर ले, आपको याद रहेगा आजकल के जवान लोग। तो ये कितना आता है, 16,000, और ये फिक्स होगी वेरिएबल क्योंकि टाइम मेंशन हो गया, अदरवाइज यहाँ किलोमीटर के साथ होती तो ये वेरिएबल होती। रिप्लेसमेंट ऑफ स्पेयर पार्ट्स पर 20,000 किलोमीटर, हर 20,000 किलोमीटर के बाद कितने के पुर्जे चेंज होंगे, 15,000 रुपए के। तो ये जो किलोमीटर पर बेस कर रहे हैं ना, ये असल में ये इसको देना चाहिए था पर किलोमीटर, उन्होंने दिया है 15,000 रुपए 20,000 किलोमीटर के, तो मैं इसको डिवाइडेड बाय 20,000 किलोमीटर करके पर किलोमीटर निकाल लूंगा। वो जो पर किलोमीटर कॉस्ट आएगी वो इस्तेमाल के काबिल है इनटू जितने किलोमीटर होंगे। कितनी आती है, 0.75। अब इनटू जितने भी नए किलोमीटर होंगे, ये नए किलोमीटर नीचे दिए हुए हैं, तो ये वेरिएबल है। लाइसेंस फी क्या है, पर एनम। ये जो किलोमीटर पर टायर रिप्लेसमेंट दिया है, टायर चेंज करना, ये किलोमीटर पे, ये वेरिएबल है। और डीजल जो इस्तेमाल होना है, डीजल तो वैसे ही फ्यूल जो है ये वेरिएबल होता है, ठीक है। कहता है जी डीजल की कॉस्ट 1 लीटर की, 1 किलोमीटर की नहीं दी हुई, 1 लीटर की 40 रुपए कॉस्ट है। हर गाड़ी ने इतने किलोमीटर चलना है। अब मैथ आ गया इसमें, कमेटी ने एस्टिमेट किया है 1 लीटर में गाड़ी कितनी चलेगी, ये माइलेज दी हुई है, ये आपको एवरेज तकरीबन कम ज्यादा हर गाड़ी 1 लीटर में 16 किलोमीटर चलेगी। अब इस गाड़ी ने कितने लीटर फ्यूल खाना है ये नहीं पता, इस गाड़ी ने कितने लीटर फ्यूल खाना है ये नहीं पता, इस गाड़ी ने कितने लीटर, क्योंकि लीटर, जितने लीटर फ्यूल खाना है वो उससे मल्टीप्लाई होगा। ये कॉस्ट पर किलोमीटर नहीं दी, ये कॉस्ट पर, लेकिन ये किलोमीटर के साथ है, जितने किलोमीटर गाड़ी ज्यादा चलती है उतने लीटर फ्यूल। तो अब लीटर, ये अब यहाँ पर आपको निकालना है, तो मैं, उसने कहा है 1 लीटर में कितने लीटर में, 1 लीटर में कितने किलोमीटर गाड़ी चलती है, यानी दो चीजें हो गई, 1 लीटर हो गया, दूसरा यूनिट क्या होगा, वैन 80,000 किलोमीटर चली है तो मैं रेशियो प्रोपोर्शन लगा सकता हूँ इसमें, या यूनिटरी मेथड लगा सकता हूँ। तो मैं रेशियो प्रोपोर्शन से इसको करने लगा। अगर 16 किलोमीटर गाड़ी 1 लीटर में चलती है तो 80,000 किलोमीटर गाड़ी कितने लीटर में कंज्यूम करके चलेगी, ठीक है। ये मैथ में जो रेशियो प्रोपोर्शन होता है मैं वो लगाने लगा हूँ। तो ये किलोमीटर एक वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल क्या है, लीटर्स है, ये उसने दिया हुआ था। और इस रिलेशनशिप की बेस पर हमने लीटर मालूम करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें और सॉल्व कर ले। मेरा ख्याल है ये आपका आएगा 80,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 60, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये क्यू है, मैं तो मेरा ख्याल है कितने लीटर आ जाएगा,
5000 लीटर्स, बाकी कुछ लोग डायरेक्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। और ठीक है 5000 लीटर, तो ये गाड़ी 5000 लीटर चलेगी और 1 लीटर की कॉस्ट 40 रुपए है, तो 40 इंटू 5000, 40 रुपए इंटू 5000। इसी तरह 1,20,000 से कितने लीटर निकलेंगे? 1,20,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 16, 7,000। अब कई बच्चे कहते हैं ये क्यों निकाल रहे हैं आप लीटर? एक्चुअली जो मैंने डीजल की कॉस्ट लेनी है वो पर किलोमीटर के हिसाब से नहीं दी हुई थी, पर लीटर। तो जो चीज पर लीटर दिया उसने इनटू लीटर्स होना है, जो कॉस्ट पर किलोमीटर दी है उसने इनटू किलोमीटर होना है, जो कॉस्ट पर एनम दी है उसने किसी से मल्टीप्लाई नहीं होना, वो फिक्स है। समझ आ रही है आपको? तो इस क्वेश्चन में कुछ फिक्स थी कुछ वेरिएबल थी, तो आपने उनका टोटल कर लेना है। कोई सवाल पूछना हो आपने इसमें तो ये घर से आपने खुद करना है, लेकिन ये मैंने कल पढ़ा नहीं था। आप इसको आज जाके जरा देख के सोल्यूशन अगर समझ ना आए कुछ तो आप कर सकते हैं, फर्दर क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। कोई मसले मसाइल हो किसी के तो पूछ सकते हैं जनाब। एनी इशू? आज हमने क्या पढ़ना है? चले आगे। आगे हमने आज क्या पढ़ना है? हाँ जी, आज हमने आगे क्या पढ़ना है जनाब? एक मिनट। ये एग्जाम्पल 1.15 करो जल्दी से, कैलकुलेटर पकड़े और जल्दी से ये एग्जाम्पल 1.15, बल्कि कैलकुलेटर पकड़ेंगे जैसे भी। चलो भी चलो जल्दी करो ये एग्जाम्पल, फटाफट ये एग्जाम्पल सॉल्व करें। एग्जाम्पल 1.15। जी जनाब, ये आपको करने के लिए दिया था मैंने, तो टैली कर लिया। वो कहता है जी सेल प्राइस पर यूनिट निकालनी है, तो सेल प्राइस पर यूनिट के लिए हम कॉस्ट पर यूनिट प्लस सारा क्या करेंगे, प्रॉफिट। हर किस्म की कॉस्ट जो दी हुई है, हर किस्म की कॉस्ट, चाहे प्रोडक्शन है चाहे सेलिंग है चाहे एडमिन, हर किस्म की कॉस्ट ऐड करेंगे। तो डाटा उसने दिया है, इमरान लिमिटेड प्रोड्यूसेस वुड चेयर्स, ये लकड़ी की कुर्सियां बनाते हैं, और आपको वुड चेयर की ये डिटेल दिया है। उस पर डायरेक्ट मटेरियल वुड लगती है और पेंट लगता है, यानी वुड और दूसरी चीज क्या है, पेंट है। दो मटेरियल लगते हैं, लेबर या डायरेक्ट वर्कर दो तरह के होते हैं, कटिंग वाले और पेंट के वर्कर। डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं फैक्ट्री में, बाज दफा कुछ एक्सपेंस फैक्ट्री के आप ओवरहेड्स में नहीं लिखना चाहते, वो किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं, तो ये कंपनी की पॉलिसी होती है कि फैक्ट्री के कुछ एक्सपेंसेस को डायरेक्ट लिखना चाहती है कंपनी। ये दिया होगा तो आप लिख देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे, ठीक है। ये डायरेक्ट एक्सपेंस हमने वैसे हेड नहीं बनाना। ये एसीसी का सवाल है तो एसीसी वाले डायरेक्ट एक्सपेंस का हेड एक बना देते हैं कभी कभार। तो ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये ओवरहेड्स में से ही निकाले हुए कुछ एक्सपेंस होते हैं जो स्पेसिफिक किसी प्रोडक्ट के लिए। वेरिएबल एफओएच दिए हुए हैं और क्या दिए हुए हैं, और एडमिन सेलिंग। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, मैं पढ़ता जाऊंगा और ट्रीटमेंट करता जाता हूँ। तो हमने सेल प्राइस पर यूनिट कैलकुलेट करनी है, तो हमेशा कैलकुलेशन हम टेबल फॉर्म में करेंगे ताकि हमारी प्रेजेंटेशन एग्जामिनर के लिए आसान हो जाए समझना और हमारे लिए भी करना। तो यहाँ पर हमने सेल प्राइस पर यूनिट निकालनी है, तो पहले कॉस्ट लिखेंगे और आगे जगह छोड़ते जाएंगे वर्किंग के लिए। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो है पर यूनिट, उसके अंदर दो तरह का मटेरियल दिया हुआ है, वुड और दूसरा पेंट की कॉस्ट, प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो वो कोई डायरेक्ट वर्कर दो तरह के दिए हुए हैं। पहले वर्कर जो है वो कटिंग और असेंबली का काम कर रहे हैं, तो कटिंग और असेंबली वाले वर्कर जो हैं, असेंबली कहते हैं लकड़ी को काटने के बाद जोड़ना, असेंबल करना। अच्छा जी, उसके बाद पेंट की लेबर है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस दिए हुए हैं जी, प्लस वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं और फिक्स्ड प्रोडक्शन। तो ये सारी ओवरहेड्स जमा करने के बाद ये फैक्ट्री की प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई।
इसको प्रोडक्शन कॉस्ट या प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट भी कहते हैं। इसके बाद अगली जो है वो सेलिंग एडमिन है। सेलिंग एडमिन इकट्ठी दी है जी, अलग अलग नहीं दी भी। तो ये सेलिंग एडमिन कॉस्ट ऐड करेंगे तो ये टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ चेयर आ जाएगी। और इसके अंदर प्रॉफिट मार्कअप या मार्जिन जो भी होगा वो ऐड करेंगे तो ये सेल प्राइस पर यूनिट ऑफ वुड चेयर। ये फॉर्मेट है जी जो हम इस्तेमाल करेंगे। तो क्वेश्चन को देखने के बाद उसका ढांचा, वैसे तो पूरा सवाल पढ़ना होता है, फिर ये ढांचा बनाना होता है। मुझे तो सवाल याद है करवा करवा के, तो मैंने इसीलिए पहले फॉर्मेट डायरेक्ट बना दिया पूरा सवाल पढ़े बगैर। तो वो कहते हैं जी वुड ईच चेयर रिक्वायर 5 स्क्वायर मीटर्स। हाँ जी, 5 स्क्वायर मीटर वुड लगती है एंड कॉस्ट ऑफ वुड इज 2.5 पर। तो ये जो है ये मटेरियल की प्राइस है और ये मटेरियल की क्या है, क्वांटिटी पर यूनिट। तो मैंने आपको फॉर्मूला उस दिन बताया है मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट के लिए। मटेरियल की प्राइस, हाँ जी, मटेरियल की प्राइस 2.5 स्क्वायर मीटर, ओ सॉरी 2.5 रुपीज पर स्क्वायर मीटर है, पर स्क्वायर मीटर इनटू जितने स्क्वायर मीटर मटेरियल चाहिए 5 स्क्वायर मीटर पर यूनिट मटेरियल, तो 12.5। दूसरा, पेंट चाहिए, ईच चेयर रिक्वायर 100 मिलीलीटर ऑफ पेंट, 100 ml कहते हैं उसको। ये आपको मटेरियल की वो दी हुई है क्वांटिटी पर यूनिट, और मटेरियल कितने का परचेज होगा, 10 रुपए पर मिलीलीटर नहीं है, ये पर लीटर है। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम नहीं है, या इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लें प्राइस को, या इसको लीटर में क्या कर लें, कन्वर्ट कर लें। तो ये जो कन्वर्जन होता है इसका ये तरीका होता है कि जो छोटा यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है जैसे मिलीलीटर है, उसको जब बड़े यूनिट ऑफ मेजरमेंट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना होता है। क्या करना होता है, मसलन छोटा यूनिट ऑफ मेजरमेंट मिनट्स है, मिनट्स को घंटों में कन्वर्ट करना है, बड़ा यूनिट ऑफ मेजरमेंट घंटा है। इसी तरह ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना हो, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो, तो ये मैथ का रूल याद रखें, डिवाइड करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपका ये जो मिलीलीटर है, इसको अगर आपने लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो इसको 1000 से डिवाइड करें। इसी तरह अगर आपने ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करना है तो आप सबको बताया होगा शायद पहले भी, ग्राम्स को 1000 पे डिवाइड करें। अगर आपने मिनट्स को घंटे में कन्वर्ट करना है तो मिनट को डिवाइडेड बाय क्या करना है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अगर आपने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो सेंटी 100 को कहते हैं, तो सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करें। तो ये छोटे से बड़े पे जाना है तो डिवाइड, अगर बड़े से छोटे पे आना है तो मल्टीप्लाई। डिवाइड और मल्टीप्लाई आपस में एक दूसरे को ऑपोजिट है, जैसे प्लस माइनस, ठीक है। तो मैं एक साइड बता रहा हूँ, ज्यादातर यही होता है, छोटे यूनिट ऑफ मेजरमेंट से बड़े यूनिट ऑफ मेजरमेंट में कन्वर्ट करना है। प्राइस और क्वांटिटी सेम, मैं प्राइस नहीं चेंज करता, मैं क्वांटिटी को चेंज करता हूँ। तो प्राइस कितने रुपए पर लीटर थी, मटेरियल की प्राइस 10 रुपए पर लीटर थी, लेकिन जो मटेरियल की क्वांटिटी थी वो लीटर में नहीं थी, वो 100 ml थी। तो असूल के मुताबिक अगर आपको ml दिए हुए हैं तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे ताकि वो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाए खुद ही। मेरा ख्याल है 0.1 लीटर आएंगे ये, जो भी आता है, क्योंकि ये पर लीटर है तो इंटू लीटर होना है, इंटू मिली लीटर नहीं हो सकता। कितना आता है 1, तो ये गलत होता है कई बच्चों का। अच्छा जी, लेबर कॉस्ट में वो क्या कहता है, हर चेयर पर 30 मिनट लगते हैं काटने पर, असेंबली पर, और इन वर्कर को वेजेस कितनी दी जाती है, ये 6 रुपए पर आवर है लेकिन टाइम मिनट्स में दिया हुआ है। अगेन वही करेंगे, क्या करेंगे, मैंने कहा था लेबर का वेजेस रेट पर आवर,
मल्टीप्लाइड बाय लेबर आवर्स लेने हैं, लेकिन उसने तो 30 मिनट्स दिए हुए। ठीक है, ऐसे ही है, मैथ है। समझ आ रही है लड़की? परेशान हो गए जी? क्या आता है? 3 आता है। नेक्स्ट, पेंट वाले लोगों की क्या लेबर है? पेंट वाले वर्कर की कहता है एक चेयर पर कितने घंटे लगते हैं? 1 घंटा लगता है। क्या आवर्स नहीं होता। पेंट करने वाले वर्कर जो है एक कुर्सी को 1 घंटे में पेंट कर देते हैं, और इन वर्कर को कितनी वेजेस दी जा रही है? तो ये 7 पर आवर दिया और टाइम भी आवर में दिया है, तो ये तो सिंपल है, लाइक विद लाइक डाटा। तो ये आपने कैलकुलेट किया होगा 7 पर आवर 1 आवर 7। डायरेक्ट एक्सपेंस कितने थे? जो लाइसेंस फी है, जो भी नाम है, 2 रुपीज पर चेयर। लाइसेंस फी के नाम से 2 रुपीज पर चेयर या पर यूनिट। वेरिएबल ओवरहेड्स जी निकलवाएं जी जनाब, इधर से आप भाईजान वेरिएबल ओवरहेड्स निकलवाओ पढ़ के, बोलना नहीं बाकी लोगों ने। वेरिएबल ओवरहेड्स निकलवाएं। कैसे करेंगे? बोलना नहीं बाकियों ने। आता है समझ के नहीं? वेरिएबल ओवरहेड में भी मैंने बताया था आपको, बल्कि मैं दिखा देता हूं हमने क्या पढ़ा था, शायद आपको याद आ जाए क्या पढ़ा था वेरिएबल ओवरहेड में। ये वेरिएबल ओवरहेड्स थे। वेरिएबल ओवरहेड रेट पर लेबर आवर इनटू लेबर आवर करोगे तो ये वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, या वेरिएबल ओवरहेड पर मशीन आवर इनटू, है याद नहीं है? नहीं यार, याद कर ले, तेरी मेहरबानी, रटा रुटा लगा ले। क्या कहता है? अच्छा, तो यहाँ पर वो कहता है एक चेयर पर 15 मिनट लगते हैं, मशीन के जरिए कटिंग होती है, हाथ से कटिंग नहीं करते ये। मशीन पे वर्कर क्या करता है? कटिंग करता है। तो उस मशीन पे 15 मिनट में कटिंग होती है, और कटिंग के बाद जो मशीन को चलाने पे खर्चा आता है वो कितने का आता है? 2 रुपए। 1 घंटा मशीन चले तो कितना खर्चा होता है? इसमें भी वही मसला है कि ये 2 रुपीज पर आवर दिया है, लेकिन यहाँ टाइम मशीन का किसमें दिया हुआ है? मिनट्स में। तो ये वेरिएबल ओवरहेड का रेट 2 रुपीज पर मशीन आवर है। 2 रुपीज पर मशीन आवर है, तो मल्टीप्लाई बाय मशीन आवर करेंगे कितने? 15 मिनट्स डिवाइडेड बाय 60। तो ये आ जाएगा मेरा ख्याल है 0.5 पर यूनिट। 0.5 पर यूनिट। अगला, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कहता है एक कुर्सी के ऊपर जो लेनी है वो 10 रुपए पर लेबर आवर है। 10 रुपए पर यूनिट नहीं है, 10 रुपए। तो इसको भी क्या करेंगे? इसको भी क्या करेंगे? 10 रुपीज पर लेबर आवर को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? लेबर आवर पे। किससे? अब वो पूरे सवाल में ढूंढने पड़ेंगे लेबर आवर कितने हैं। तो ये 10 रुपीज पर लेबर आवर या पर आवर है। मसला ये है कि पूरे क्वेश्चन में लेबर आवर ढूंढने पड़ेंगे कितने हैं पर यूनिट। तो वो जो लेबर आवर है वो ऊपर से आपको ये लेबर के पैराग्राफ से मिल जाएंगे। मेरा ख्याल है 1 घंटा ये है, और ये कोई आधा घंटा बनता है। ये आधा घंटा बनता है ना? तो फिर इसका मतलब है टोटल लेबर आवर क्या बने? 1.5 लेबर आवर्स। देखें, कटिंग वालों ने आधे घंटे में कटिंग की है, और पेंट करने वालों ने 1 घंटे में पेंट किया है। तो लेबर का टोटल टाइम, ये मशीन वाला टाइम ना ले लेना, लेबर का टोटल टाइम जो है वो 1.5 घंटा है। तो 1.5 घंटे से मल्टीप्लाई करें 15। ये सवाल पता है ज्यादातर किस चीज की प्रैक्टिस है? 2-3 चीजों की प्रैक्टिस है। एक तो ये आपको सिखा रहा है सेल प्राइस कैसे निकालनी है। दूसरा ये वो सिखा रहा है जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं कि मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगी, मटेरियल प्राइस इनटू क्वांटिटी। लेबर की कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगी? वेजेस रेट इनटू लेबर आवर पर यूनिट। इसी तरह वेरिएबल ओवरहेड, इसी तरह वो जो हमने फॉर्मूले लिखे थे ये उनकी क्या है? प्रैक्टिस है। और यही आगे चलनी है, ऐसे ही चलनी है। ये जगह जगह आपको निकालने पड़ना है ऐसे मल्टीप्लाई करके। तो ये आप टोटल कर लें। टोटल कितना आता है? 49, 41 एग्जैक्ट 41 आ जाता है पर यूनिट। 41 पर यूनिट।
सेलिंग एडमिन कॉस्ट कहता है वो 20% टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट का होता है, 20%। तो ये टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 41 रुपए है, इसका 20% का है उसमें 8 पॉइंट, तो ये 49.20 या 2 पर यूनिट। अब आपने इसमें प्रॉफिट ऐड करना है, वो कल वाला ही मसला आ गया, प्रॉफिट मार्कअप है या प्रॉफिट, हाँ मैं पूछा मैं पढ़िए। अच्छा वो कहता है कंपनी एड्स प्रॉफिट इक्वल टू 30% ऑफ कॉस्ट या टोटल कॉस्ट। तो बेटा ये प्रॉफिट का कौन सा रेट है, मार्कअप रेट है। ना भी हमें पहचान हो कि ये मार्कअप मार्जिन है, बस हमें ये पता हो क्योंकि यहाँ बेस क्या लिखी हुई है, कॉस्ट, तो इस केस में कॉस्ट 100% होगी। प्रॉफिट कितने परसेंट है, 30% है, और सेल प्राइस फिर यहाँ पे क्या होगी 130%, सेल 100 नहीं होगी अब, तो ये फिगर 100 पे पड़ी हुई है, तो 49.200 पे पड़ा हुआ है। तो अब आप कैलकुलेटर पे करेंगे 49.2 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 130%, ऐसे ही है। 49.2 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 130, 96, और ये कितना आता है 6, फर्क निकाल लिया और ठीक है, कोई आवाज नहीं। वो कहते ना उस्ताद आप ही लगा रहा है, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਆ, ਨਹਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਵੋ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨੀਂਦਰ ਰਹੇ सारे दिन हैं। तो भाई फ्रेश अप होकर आया करें, नहाई नहीं करके आया करें सुबह ठंडे पानी से, रात दा पिया ठंडा पानी है, और फजर की नमाज भी पढ़ा करें अगर मुमकिन हो सके, बाकी पाबंदी तो कोई नहीं है, पैसे अल्लाह ने लगाई है, लेकिन हर बंदे का अपना फैसला है। चलें चलें जी आगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि नहाई नहीं करके आया करो सवेरे 7:15 बजे ताकि तुम्हारी आवाज निकले हैं। मैं सुबह 7 बजे शुरू करता हूँ, आजकल बड़ी फंसा हुए हैं, सुबह 7 कितने 7:15 शुरू करता हूँ, 10:15 तक रात नॉन स्टॉप है, रात 10:15 तक नॉन स्टॉप, बस जाके खाना नहीं, नोटो नहीं है, फंस गए एक दो जगह रेफरेंस, नोटो सिर्फ 5 बजे तक है, उसके बाद फटीके है, ठीक है, नोटो सिर्फ 5 बजे तक है, उसके बाद फटीके हैं। ICMAP वालों ने रिक्वेस्ट की तो 2,000 लगे थे, वहां मजबूरन जाना पड़ रहा है पढ़ाने के लिए, अदरवाइज मैं नहीं पढ़ाता कहीं। उसके अलावा CA फाइनल वालों को ऑनलाइन रिवीजन करवा रहा हूँ, उन्होंने कहा सर करा दें, तो वो ठीक है, ऑनलाइन वो रजिस्टर्ड है, पहले रिवीजन कराना जरूरी नहीं, उसमें रिकॉर्डिंग पड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी लाइव रिवीजन चल रही है रात को 8 बजे लेके 8:15 से 10:15 तक 2 घंटे वो भी चल रही है। तो वो एक हफ्ते की, ये एक हफ्ता बिजी बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये एक हफ्ता वो है ICMAP है, बाकी उसके अलावा 5 बजे में फारिग हो जाता हूँ, असल टाइम तो 5 बजे तक का है, लेकिन ये क्या नाम है फटीके हैं। तो अब आप कहेंगे जी उस्ताद फुसफुस हो है, उस्ताद की आवाज ही ना निकले, तो ये नहीं है, नो डाउट मेरी सेहत इजाजत नहीं देती है, लेकिन एनर्जी, जितनी एनर्जी इनटेक है उससे डबल डिक्लाइनिंग रेट से एग्जिट हो रही है, तभी इसीलिए दिन ब दिन सेहत नीचे जा रही है, मैं स्मार्ट होता जा रहा हूँ। बच्चे कहते हैं आप कैसे स्मार्ट है इतने, अच्छा चलें हम आगे पढ़ते हैं बेटा। आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हमारे पास 15 से 20 मिनट सही टाइम है, बाकी फिर तो आप प्रैक्टिस करेंगे, 8:30 ही छोड़ूंगा लेकिन प्रैक्टिस करेंगे। हाँ जी, सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो है, नोट्स जरा छोड़ दें प्लीज, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि नोट्स में मुकम्मल बात नहीं है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट हमने कहा था ये वो कॉस्ट होती है जिसके अंदर फिक्स कॉस्ट भी कुछ पोर्शन होता है और उसके अंदर कुछ पोर्शन क्या होता है वेरिएबल कॉस्ट का। ऐसी कॉस्ट जिसमें फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों का एलिमेंट हो उसको कहा जाता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट को सेपरेट किया जाता है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट को क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट की हमने एग्जांपल कहा था जो हमें आएंगी यहाँ
पे एफओएच की कॉस्ट और दूसरी जिससे वास्ता पड़ सकता है सेलिंग, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन अगर इकट्ठी दी हुई है, खाली सेलिंग वेरिएबल होती है ज्यादा, लेकिन एडमिन खाली फिक्स होती है। तो सेलिंग और एडमिन अगर आ जाए तो ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट की एग्जांपल है। तो आपको दो वॉल्यूम और दो वॉल्यूम के साथ जब सेमी वेरिएबल कॉस्ट दे दे तो आपको सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से फिक्स पोर्शन को और वेरिएबल पोर्शन को सेपरेट करना पड़ता है। इसमें से फिक्स पोर्शन और वेरिएबल पोर्शन को क्या करना पड़ता है, सेपरेट क्यों करना पड़ता है, ताकि आप फ्यूचर में उस कॉस्ट को इस्तेमाल कर सकें एस्टिमेशन के लिए। सेपरेट किए बगैर हम एस्टिमेशन ऑफ द फ्यूचर कॉस्ट नहीं कर सकते। मसलन आपने 2015, 14, 13 की कॉस्ट है, 2016 की कॉस्ट निकालना चाह रहे हैं तो सेमी वेरिएबल में से फिक्स और वेरिएबल पोर्शन सेपरेट करना पड़ेगा। फिक्स और वेरिएबल पोर्शन क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करने के दो तरीके हैं। सेपरेट करने के कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। पहले मेथड का नाम है हाई एंड लो पॉइंट मेथड और दूसरे मेथड का नाम है लीस्ट स्क्वेयर रिग्रेशन। ये तो रिग्रेशन वाला तो स्टैट वाला ही कॉपी है, आता नहीं, फेमस नहीं है। बाकी अब आपकी किस्मत है, आपको आ सकता है। पहले आता था फिर छोड़ दिया उन्होंने, अब दोबारा आने के चांस हैं इसके। लेकिन ज्यादा फेमस जो हमारे लिए है वो हाई एंड लो पॉइंट मेथड है। यानी सेपरेशन के लिए हमारे पास कौन सा मेथड है, हाई एंड लो पॉइंट मेथड में आपके पास हाई एंड लो पॉइंट मेथड, सिंपल हाई एंड लो पॉइंट मेथड है। हाई एंड लो पॉइंट मेथड विद चेंज इन फिक्स कॉस्ट है। हाई एंड लो पॉइंट मेथड विद चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। ये तीन वर्जन होते हैं हाई एंड लो पॉइंट मेथड के, जिसमें से ये जो सिंपल वाला हाई लो है ये ज्यादा फेमस है। ये वाला कहीं कहीं मिलेगा आपको, हाई एंड लो पॉइंट मेथड सिंपल वाला ज्यादा मिलेगा। बाकी ये जो हाई एंड लो पॉइंट मेथड विद चेंज इन वे फिक्स कॉस्ट, हाई एंड लो पॉइंट मेथड विद चेंज इन, ये ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन ये आता है, बल्कि आया हुआ है पिछले टाइम से, पिछले टर्म में। तो ये इसीलिए हाई लो मेथड सारा पढ़ना। तो हाई एंड लो पॉइंट मेथड में जो ये सिंपल हाई एंड लो पॉइंट मेथड है, ये कैसे अप्लाई किया जाता है, तो बेटा इसके दो स्टेप्स होते हैं। सेपरेशन के दो स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं, दो स्टेप। तो स्टेप नंबर 1 में क्या करना होता है, आपने वेरिएबल कॉस्ट निकालनी होती है। स्टेप नंबर 1 में क्या करना होता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट या पर आवर निकालनी होती है। स्टेप 2 में आपने क्या निकालनी होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट। क्या निकालनी होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट जो हाई वॉल्यूम पे दी हो उसमें से टोटल कॉस्ट एट लो वॉल्यूम माइनस करते हैं, नीचे हाई वॉल्यूम में से लो वॉल्यूम। यानी वॉल्यूम का चेंज निकाल लें और कॉस्ट का चेंज निकाल लें। किस चीज का चेंज निकालना है, नीचे वॉल्यूम का चेंज है। ये एच का मतलब है हाई वॉल्यूम, एल का मतलब है हाई वॉल्यूम की टोटल कॉस्ट में से लो वॉल्यूम की टोटल कॉस्ट। इसका मतलब है आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम ज्यादा दिए होंगे और वॉल्यूम के साथ क्या दी होगी, कम से कम दो वॉल्यूम दिए होंगे, ज्यादा से ज्यादा 4-5 भी दे सकता है। तो आपने 4-5 सारे नहीं लेने, हाईएस्ट वॉल्यूम उठाना है, लोएस्ट वॉल्यूम, हाईएस्ट एंड, इसीलिए इसका नाम हाई लो है। हाईएस्ट वॉल्यूम उसकी कॉस्ट, ठीक है। ये टीसी का क्या मतलब है, टोटल कॉस्ट एट हाई वॉल्यूम। टीसीएल का मतलब टोटल कॉस्ट एट। अब ये चेंज निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि जितना भी कॉस्ट में चेंज आ रहा होता है ना सेमी वेरिएबल में, वो फिक्स की वजह से नहीं आ रहा होता, वो सारा चेंज आ रहा होता है उसकी वजह से, क्या नाम है, वेरिएबल। इसीलिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने का तरीका है चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम। क्या नाम है इस फॉर्मूले का, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन, वो मैंने इस तरह नोटेशन में लिख दिया, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम। तो ये फॉर्मूला आप लगाएंगे। उसके बाद टोटल फिक्स कॉस्ट जो होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट, वैसे ये वेरिएबल कॉस्ट को बी से डिनोट करते हैं और टोटल फिक्स कॉस्ट को ए से डिनोट करते हैं। तो टोटल फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे, उसके लिए ये y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये इक्वेशन है। y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये y क्या चीज है, a क्या चीज है, b क्या चीज है और x क्या चीज है। तो y असल में टोटल कॉस्ट है, या हाई वाली ले लें या वो आपकी मर्जी है।
हाई वॉल्यूम वाली ले लें या जो ऊपर ली थी, इनमें से कोई एक। ए फिक्स कॉस्ट है जो कि अननोन है, जिसको मैंने फाइंड करना है बैलेंसिंग फिगर से। क्या करना है इसको? फाइंड। बी क्या चीज है मेरी? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और ये जो एक्स है ये इसमें से हाई वॉल्यूम या लो वॉल्यूम है, या हाई वॉल्यूम ले लें या क्या ले लें। अगर आपने टोटल कॉस्ट हाई वॉल्यूम पे लिया है तो इधर वॉल्यूम भी हाई लेना है एक्स। अगर आपने उधर टोटल कॉस्ट लो वॉल्यूम पे लिया है, किस पे लिया है, तो यहाँ वॉल्यूम ये जो है एक्स भी कौन सा वॉल्यूम लेना है। तो भाई ये वाली फिगर बैलेंसिंग फिगर निकालनी है ए, ठीक है कि नहीं ठीक। तो ये आपका हाई एंड लो पॉइंट मेथड से, हाई एंड लो पॉइंट मेथड से आपकी ये कॉस्ट आ गई। तीसरा स्टेप आपकी एस्टिमेशन हो सकती है कि आपको मुस्तकबिल की कॉस्ट अगर निकालनी हो। वैसे ये दो स्टेप सेपरेशन के थे, ये जो पहले दो स्टेप हैं ये सेपरेशन है। स्टेप नंबर 3 में अब आप क्या कर सकते हैं, ऑफ फ्यूचर कॉस्ट। फ्यूचर के लिए कॉस्ट जो भी है आप उसकी एस्टिमेशन कर सकते हैं। अगेन यही फॉर्मूला लगाएंगे जो ऊपर लिखा है। अब दोबारा इस फॉर्मूले में लेकिन एलिमेंट्स पूरे हैं। अब यहाँ पर जो y होगा वो एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट जो हमने निकालनी है वो होगी। ए ऊपर से स्टेप 2 से उठाएंगे टोटल फिक्स कॉस्ट, स्टेप 2 से। बी कहाँ से उठाएंगे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट स्टेप 1 से। और ये जो x होगा ये एस्टिमेटेड वॉल्यूम दिया होगा। क्या दिया होगा? हाई लो नहीं लेना, वो वॉल्यूम लेना है जिसपे उसने एस्टिमेशन मांग दिया। कौन सा वॉल्यूम लेना है? जिसपे उसने एस्टिमेशन मांगी है। जरा इसको एक दफा देख लें, नोटेशन देख के बच्चे घबरा जाते हैं कि पता नहीं ये क्या लिखा हुआ सब। ये जो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स की इक्वेशन है इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं, और ये मैंने 2 दफा इस्तेमाल किया। एक दफा ए निकालने के लिए, दूसरी दफा ए आ गया। तो ये असल में तो ये एस्टिमेशन की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो ये दूसरा स्टेप था, हेडिंग है, ये तीसरा स्टेप है। एस्टिमेशन कहे तो करनी है, अदरवाइज सेपरेशन जरूरी होगी। हाई लो लगाना कब है? जब सेपरेशन करनी हो। आपको पेपर में पता कैसे चलेगा? पेपर में उसने हाई लो का नाम तो नहीं दिया होता, ये भी उसने नहीं कहा होता कि सेपरेशन करनी है। ये हमें अपनी प्रोफेशनल जजमेंट लगानी पड़ती है। और इसको लगाने का असूल ये है कि सेपरेशन तब करेंगे जब भी कोई भी सेमी वेरिएबल कॉस्ट विद वॉल्यूम दे दी हो। विद वॉल्यूम 2 या 2 से ज्यादा होंगे। जब भी सेमी वेरिएबल कॉस्ट किसके साथ दे दी जाए, 2 या 2 से ज्यादा वॉल्यूम के साथ दे दे तो समझ जाए हिंट है। समझ जाए हिंट है, यानी एफओएच कॉस्ट या सेलिंग एडमिन कॉस्ट जब भी 2 या 2 से ज्यादा वॉल्यूम के साथ, बल्कि मैं और क्लियर लिख देता हूं, जब भी आपको एफओएच की कॉस्ट, जब भी क्या हो, या सेलिंग एडमिन की कॉस्ट दी हो और साथ कम से कम 2 या 2 से ज्यादा वॉल्यूम, तो आप समझ जाएं कि आपने क्या लगाना है, हाई एंड लो पॉइंट मेथड। ठीक है, कितने वॉल्यूम, 2 या 2 से ज्यादा भी होंगे तो आपने हाई उठा लेना है और लो उठा लेना है, बाकी छोड़ देना है। समझ आ रही है बेटा? हमें पेपर में कैसे पता चलेगा हाई लो लगाना है या ये सेपरेशन करनी है? आपको एफओएच कॉस्ट दी होगी 2-3 लेवल पे और वॉल्यूम दिए होंगे, या सेलिंग एडमिन कॉस्ट दी होगी 2-3 लेवल पे और क्या दिए होंगे, वॉल्यूम दिए होंगे। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? जी। हम एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं यहाँ से। हाँ जी, नोट्स इनकम्प्लीट है क्योंकि नोट्स में ये इशू, ये मिसिंग है। ये ये जब क्वेश्चन आता होता है तो मैं बताता हूँ, लेकिन आपको अभी बता दूंगा क्योंकि हमारे पास टाइम कम होगा बाद में। तो ये दोनों नोट्स में नहीं है, ये जब आता है तो मैं करवाता होता हूँ, लेकिन बेहतर है अभी आप लोगों को अभी बता दूंगा क्योंकि बाद में पता नहीं मेरे जहन में रहे या ना रहे, या वो सवाल ही ना कर पाए हम, या टाइम ही ना बचे। तो इसीलिए बेहतर है जो चीज़ जहाँ मिल रही है वो वहीं करेंगे अब हम। ठीक है, तो आ जाए जरा। ये तो सिंपल हाई लो है,
कहता है एक्स लिमिटेड ने आपको प्रोडक्शन ओवरहेड्स दिए हैं, ये एफ कुछ दिए हुए हैं आपको, पिछले 3 क्वार्टर के दिए हुए हैं, ये 3 वॉल्यूम दिए हुए हैं, 200 यूनिट, 300 यूनिट और 400, और ये एफओएच कॉस्ट है। आपको पता है ये जो एफओएच कॉस्ट होती है ये क्या होती है? सेमी वेरिएबल। आपसे कहता है हाई लो मेथड यूज करके इसमें से वेरिएबल कॉस्ट अलग करें और इसमें से क्या अलग करें? टोटल फिक्स कॉस्ट। और आपने एस्टिमेशन कितने यूनिट्स पे करनी है? 350 यूनिट पे एस्टिमेशन करनी है। और किस क्वार्टर की करनी है? वैसे आपको क्वार्टर 1, 2, 3 का डाटा दिया हुआ है, तो आपने इस डाटे की बेस पे क्वार्टर 4 को एस्टिमेट करना है। तो अब आपकी ये जो कॉस्ट है इसमें से पहले फिक्स और वेरिएबल अलग-अलग करेंगे, ठीक है। हाई लो के मुताबिक पहला स्टेप क्या होगा जी? पहला स्टेप क्या होगा? वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, जिसको बी से डिनोट करते हैं। हाँ जी, कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला लिखना जरूरी नहीं है। टोटल कॉस्ट एट हाई वॉल्यूम माइनस लो वॉल्यूम जी। हाई वॉल्यूम यहाँ पे ये है और लो वॉल्यूम ये है। ये टोटल कॉस्ट एट हाई वॉल्यूम है। तो कितना आता है? 9000 माइनस डिवाइडेड बाय 200, 10 रुपीज पर यूनिट। 10 रुपीज यानी इसके अंदर 10 रुपीज छुपी हुई है। जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कितनी है? 10 रुपीज। अब हमने निकालनी है इसके बाद टोटल फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे? ए से। टोटल फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट जी, ये फॉर्मूला यूज करना है। y इज इक्वल टू ए प्लस, और ए हमने बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करना है जी। y क्या लेंगे हम? हाँ जी, y में क्या लेंगे? या तो टोटल कॉस्ट ये 9000 ले लो या 7000 ले लो, दोनों में से जो मर्जी ले लो। तो हम इसमें 9000 ले रहे हैं। फिक्स कॉस्ट ए निकालनी है, वेरिएबल कॉस्ट और नहीं है, 10 है। वेरिएबल कॉस्ट 10 है और यूनिट कितने हैं? हाई एक्स यूनिट्स को कहते हैं हाई वॉल्यूम। लें जी, अब इसको सॉल्व कर लें। तो ए जो आ जाएगा वो, ए क्या चीज है? टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है। अगर आप 7000 लेते तब भी वही आना था। चेक कर लें कैलकुलेटर पे। अगर मैं ये 7000 वाला लेता तो फिर क्या आना था जवाब? टोटल वाई में मैं 7000 लिखता, लो वॉल्यूम पे टोटल कॉस्ट ये ए होता, ये 10 होता, लेकिन वॉल्यूम 400 की बजाय आप कितना लेते? 200 यूनिट्स। तो वही आ जाता 5000। चाहे आप हाई कॉस्ट से निकालें चाहे आप लो से निकाल लें, आपकी फिक्स कॉस्ट क्या आएगी? सेम आएगी। इसके बाद क्या मांगा? ये पार्ट ए हो गया। एस्टिमेशन मांगी है। एस्टिमेशन कितने यूनिट्स की मांगी है? 350 यूनिट्स पे। तो ये वर्किंग आपने शो करनी है। इसके 2 से 3 नंबर होते हैं, मैं बता दूं। हाई लो एक वर्किंग है, ये नीड सोल्यूशन नहीं है, ये एक वर्किंग है। और इस वर्किंग के 2 से 3 नंबर होते हैं। तो मुफ्त के नंबर हैं। तो एस्टिमेशन करनी है ऑफ कॉस्ट एट 350 यूनिट्स। तो मैंने कहा है जी एस्टिमेशन के लिए भी यही इक्वेशन दोबारा इस्तेमाल होगी। अब इसमें y निकालना है आपने। ए फिक्स कॉस्ट 5000,
जी जनाब, ठीक है। कुछ लोग बातें कर रहे हैं, बातें करने वाले बातें ना करें। मेरी आपकी तरफ ही है कान जी। 8500। हाँ जी, पता चल गया क्या करना है। इंट्रो टू अकाउंटिंग में किया है, FR1 में तो किया होगा। ये किसी में था पहले, पता नहीं अभी भी है शायद। R1 में जी। चलो नहीं है तो आ जाएगा, जे नहीं है तो आ जाएगा। नहीं, ये वर्किंग होगी, ये वर्किंग होगी। जी जनाब, वो कर लेंगे। चलो अभी पता चल जाता है कर लेंगे कि नहीं करेंगे। पढ़ो कैलकुलेटर जरा, कैलकुलेटर पकड़े जी, कैलकुलेटर। जी करें जी इसको, कैलकुलेटर पकड़ लें जरा जल्दी से और करें। करो भी करो। करें भी करें। मुझे सिर्फ आपने आंसर बताने हैं, स्टेप 1 का, 2 का और 3 का। स्टेप 1 क्या होता है? वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर होगी यहाँ पे, पर यूनिट। टोटल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट, एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट, एस्टिमेटेड टोटल ओवरहेड्स कॉस्ट। जी, ये फॉर्मूला लगाना है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले लगाया था। जी करें जी करें। ये फॉर्मूला लगाना है, इधर ये लगना है फॉर्मूला, और इधर भी यही फॉर्मूला लगना है, लेकिन इधर ए निकालना होता है। हाँ जी, वो कर लेंगे। हो गया ये। 83585 माइनस 73, ऐसे ही है। नीचे वॉल्यूम का फर्क, 15100 माइनस 12750। 15100 माइनस 12750 ये स्क्वायर मीटर है। तो क्या आता है? पर स्क्वायर मीटर, ऐसे ही है। उसके बाद वाई, वाई ए निकालना है तो वाई टोटल कॉस्ट ले लें, फिक्स कॉस्ट। ए निकाल लें 2167, और एस्टिमेशन अब आपको करनी है प्लस 4.1।
5। तो ये इस तरह की कुछ 3-4 सिचुएशन दी हुई है इसमें। कितनी सिचुएशन? 3-4। ये देखें लिखा मैंने सिचुएशन 1। सिचुएशन कोई नहीं है, बस वैसे ही प्रैक्टिस है। तो टोटल 4-3 सिचुएशन दी हैं, तो वो आप घर में खुद कर लीजिएगा। अब आप में से थोड़े से कुछ बच्चे जो फोकस करने वाले हैं वो ये देखेंगे कहीं हाई लो मेथड तो लिखा नहीं था। हमें कैसे पता चलेगा पेपर में अगर इस तरह ये आ जाए किसी सवाल के अंदर, तो 2 वॉल्यूम दिए हुए हैं और उनके साथ ओवरहेड सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है। जब भी 2 या 2 से ज्यादा वॉल्यूम आ जाए और उनके साथ कोई सेमी वेरिएबल कॉस्ट आ जाए, तो हमें पता लग जाना चाहिए कि यहाँ हाई लो मेथड हमने अप्लाई, ये वॉल्यूम नंबर 1 है, ये वॉल्यूम नंबर 2 है, ये वॉल्यूम नंबर 1 पे सेमी वेरिएबल कॉस्ट दिया है, ये वॉल्यूम नंबर 2 पे दिया है। ठीक है जी, समझ आती है? ये कोई इतना मुश्किल चीज नहीं है। असल काम आपको यहाँ पे आके करना पड़ेगा, ये अकल का इस्तेमाल है। जी मैं आ रहा हूँ अब इसके ऊपर। दोनों नहीं करा पाऊंगा क्योंकि टाइम कम है। ठीक है, मैं एक ही कराऊंगा, बाकी रिग्रेशन नेक्स्ट टाइम करेंगे जी, या दोनों हो सके तो करा दूंगा। देखिए हमने जो अभी हाई एंड लो पॉइंट मेथड पढ़ा है उसमें कहीं उसने ये नहीं बताया कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आ सकता है या आपकी फिक्स कॉस्ट में क्या आ सकता है, चेंज आ सकता है। तो अब जो मैं हाई एंड लो पॉइंट मेथड करवाऊंगा उसमें मैं नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन भी बताऊंगा कि जनाब आपकी एक खास लेवल के बाद आपकी फिक्स कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी, या एक खास लेवल के बाद आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इतनी बढ़ जाएगी या इतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से। ठीक है, बढ़ भी सकती है और क्या हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो अब मैं जो आपको करवाने जा रहा हूं वो है हाई एंड लो पॉइंट मेथड। हाई एंड लो पॉइंट मेथड with changes in total fixed cost। हाँ जी, क्या करने जा रहे हैं? हाई एंड लो पॉइंट मेथड विद चेंजेस इन टोटल फिक्स कॉस्ट। हाई एंड लो पॉइंट मेथड विद चेंजेस इन, यहाँ और इससे अगले वाला दोनों में लाइक विद लाइक का असूल ज़हन में रखना है। यानी इसको करने के लिए जो हमें असूल चाहिए वो क्या है, लाइक विद लाइक। यानी जो भी आप हाई वॉल्यूम और लो वॉल्यूम उठाएं उस पे जो कॉस्ट होनी चाहिए वो लाइक विद लाइक हो। लाइक विद लाइक का मतलब है या तो वो चेंज शामिल हो चुकी हो, हाई और लो वॉल्यूम वो उठाएं जिसपे या तो चेंज शामिल हो चुकी हो या वो चेंज शामिल, मैंने क्या कहा है, हाई एंड लो पॉइंट मेथड विद चेंजेस इन। अब आपको वॉल्यूम दिए होंगे और नीचे चेंज भी बताई होगी, तो आपने वॉल्यूम 2 नहीं होंगे, ज्यादा होंगे या 2 भी हो सकते हैं, जो भी है। तो आपने वॉल्यूम उठाते हुए इस चीज का ख्याल रखना है या तो वो वॉल्यूम ऐसे हो जिनमें चेंज शामिल है, या वो वॉल्यूम ऐसे उठाने हैं जिनमें से चेंज निकाल के या चेंज साइड पे करके या चेंज शामिल ना हो। बात समझ आ रही है? मैं अब आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूँ, एग्जांपल से ही करवाऊंगा, आप लोगों ने लिखना छोड़ देना। जरा देखें, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मिसाल के तौर पर मैं यूनिट्स दे रहा हूँ यहाँ पे 10,000 और 25,000, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ FOH की कॉस्ट। कैलकुलेटर दिखाना। जी, ये आपको डाटा दिया हुआ है मिसाल के तौर पर। 290। ठीक है, क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखी होगी, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट will increase by
40,000 rupees when volume exceeds 20,000 यूनिट्स। ये इस तरह का फिक्रा लिखा होगा। उसने क्या कहा है, जब भी आपका वॉल्यूम 20,000 यूनिट से ऊपर जाता है, जब भी आपका वॉल्यूम कितने यूनिट से ऊपर जाता है, 20,000 यूनिट से ऊपर जाता है, तो आपकी फिक्स कॉस्ट में कितना इंक्रीज आ जाता है, 40,000। ठीक है, मैं आपको अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट देता हूँ जी, आपने मुझे क्या करना है, एस्टिमेट करके बतानी है टोटल एफओएच कॉस्ट ऑफ 22,000 यूनिट्स, 15,000 यूनिट्स। जी, कितनी ओवरहेड कॉस्ट निकालनी है, 22,000 यूनिट्स की या 15,000 की। अब आपके सामने जब भी ये क्वेश्चन आ गया, या तो ये लाइन ना लिखी होती फिक्स वाली, फिर वो सिंपल हाई लो होता, फिर वो क्या होता। अब इसमें हाई लो मेथड के साथ क्या बता दी गई है, चेंज। प्रॉब्लम ये है कि ये जो आपका लो वॉल्यूम है, मुझे बताएं क्या इसके अंदर फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हुई होगी कि नहीं, क्या ये फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो चुकी होगी इसके अंदर 40,000 से कि नहीं। कुछ कह रहे हैं यस सर, कुछ कह रहे हैं नो सर। क्या इसके अंदर जो फिक्स कॉस्ट आई हुई है वो इंक्रीज के बाद आई होगी कि ओरिजिनल। कैसे पता चला ओरिजिनल है, ये वॉल्यूम एक्सीड नहीं हुआ। वॉल्यूम एक्सीड कब होता है, जब 20,000 से ऊपर जाता है। ये तो 20,000 से क्या है, क्योंकि ये 20,000 से कम वॉल्यूम है, इसीलिए इसके अंदर जो फिक्स कॉस्ट आई होगी वो ओरिजिनल वाली आई होगी। क्या बात समझ आ रही है। ये जो टोटल एफओएच कॉस्ट के अंदर फिक्स कॉस्ट छुपी होगी, इस कंडीशन की वजह से उसमें कोई इजाफा नहीं आया, बल्कि ये कंडीशन इस सिचुएशन पर अप्लाई। लेकिन इस केस में क्या है, ये 20,000 से ऊपर चला गया वॉल्यूम, तो यहाँ फिक्स कॉस्ट 40,000 रुपए से इंक्रीज हो चुकी है। दोनों वॉल्यूम पे जो कॉस्ट है वो लाइक विद लाइक नहीं है। एक में फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ी हुई, दूसरे में फिक्स कॉस्ट क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। तो अब हमें इनको पहले लाइक विद लाइक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, या तो ऊपर वाले में भी फिक्स कॉस्ट शामिल करो इजाफा करके, या नीचे वाले में से वो एक्सक्लूड करके उसको ये इजाफे से पाक कर दो। क्या मेरी बात समझ आ रही है। हम उस वक्त तक इसको हल नहीं कर सकते जब तक दोनों का पैटर्न ऑफ द फिक्स कॉस्ट या पैटर्न ऑफ वेरिएबल कॉस्ट क्या ना हो, सेम ना हो। किसी एक लेवल पे भी फिक्स कॉस्ट अगर बढ़ गई या दूसरे में नहीं बढ़ी, या वेरिएबल कॉस्ट गिर गई या दूसरे में नहीं गिरी, तो वो लाइक विद लाइक नहीं है। तो ये कॉस्ट क्या लाइक विद लाइक है, तो जवाब है नो। तो इसको लाइक विद लाइक बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको लाइक विद लाइक बनाने के लिए ये जो यूनिट्स हैं ये उठाऊंगा, और यहाँ पर मैं एफओएच कॉस्ट उठाऊंगा ओरिजिनल बेसिस पर। क्या बेसिस पर, ओरिजिनल वाली फिक्स कॉस्ट के साथ। तो 10,000 यूनिट्स और उस पे एफओएच कॉस्ट 1.5 लाख है, इसमें तो फिक्स कॉस्ट ओरिजिनली थी। ये जो 25,000 यूनिट्स थे और इसके ऊपर टोटल कॉस्ट कितनी थी, तो अगर मैं इसमें से 290 में से ये जो इंक्रीज है फिक्स कॉस्ट का वो माइनस कर दूं, तो क्या ये ओरिजिनल शक्ल पे आ जाएगी। अब इसके अंदर जो फिक्स कॉस्ट होगी वो इंक्रीज के बाद वाली होगी कि ओरिजिनल पे आ गई, क्योंकि जितनी इंक्रीज थी वो तो मैंने डिलीट कर दिया, फिलहाल टेम्परेरीली डिलीट किया है। क्या मेरी बात समझ आ रही है। अब यहाँ जो ये टोटल कॉस्ट है इसमें भी फिक्स कॉस्ट ओरिजिनल है, इसके अंदर भी फिक्स कॉस्ट क्या है, नहीं समझ आ रही। प्लस क्यों नहीं की, वो तो पहले ही इंक्लूडेड है, माइनस किया ताकि वो लाइव विद लाइव हो। अब आप हाई लो का फॉर्मूला लगा लें, तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। जी, फॉर्मूला लगा लें वही वाला। कितना है जी टोटल कॉस्ट, क्या लेंगे, 290 नहीं लेंगे, ये वाली लाइक विद लाइक 290, ओ सॉरी 290, 250 माइनस 150, 25,000 यूनिट्स माइनस, नहीं क्या पर यूनिट बस निकाल लें,
6.67 6.67 पर यूनिट। उसके बाद टोटल फिक्स, हाँ जी, टोटल फिक्स कॉस्ट ओरिजिनल वाली, क्योंकि इस डाटे में ओरिजिनल है। वाई कितना है जी? 250। ए निकालना है बी 6.67। जी क्या आती है? ए 833 83250। चेक कर लें। 83, ये फिक्स कॉस्ट ओरिजिनल वाली है या इजाफे के बाद वाली? ओरिजिनल वाली क्यों है? क्योंकि मैंने जो इजाफा था वो तो डिलीट कर दिया था, तो सारा डाटा मैंने ओरिजिनल फिक्स कॉस्ट के साथ लिया था। अब अगर मैं इजाफे के बाद वाली, ये फिक्स कॉस्ट ओरिजिनल है, अगर मैं इजाफे के बाद वाली फिक्स कॉस्ट निकालना चाहूँ तो वो कितनी होगी? मुझे बताएं, इजाफे के बाद वाली फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? इजाफा कितना था? 40,000 रुपीज। है 40 है, 4 नहीं है, 40,000 है। इतनी है? नहीं समझ आ रही, बिल्कुल नहीं समझ आ रही जी। को हाँ होने दे, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं। हाई वाले लेंगे अगर, ठीक है, तो ये फिर 6.66667 होगा ना। आपने इसको 2 डेसिमल पे लिखा है, जब आप इसको 4 पे लिखेंगे तो फिर एरर कम हो जाता है, राउंडिंग ऑफ एरर फिर कम हो जाता है। जब इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा हो ना 66666, तो ये फिर इसको ऐसे 4 डेसिमल्स तक लिख लेते हैं। अब ये सही आ जाएगा। अब ये जवानों ने असल में किया डायरेक्ट कैलकुलेटर पे होगा, आंसर मैंने लिखवाया कुछ और है। ये अब 83,250 आएगा शायद, कि नहीं? जी आप की करी जाते हो? तुझे पता नहीं की कर, ठीक था, है भी ठीक है। अब ये आ जाएगा 83,333, ये है, उनसे ही हुआ है 83,333। अच्छा, अब मैंने एस्टिमेशन कितने यूनिट्स में मांगी है? पहली दफा मैंने एस्टिमेशन कितने यूनिट्स में मांगी है? अब ये जो 22,000 यूनिट है, ये वो 20,000 की लिमिट से ऊपर चलेंगे। 20,000 वाली कंडीशन से ऊपर वाले यूनिट मांगे मैंने, ऊपर वाले यूनिट्स है ना। और ये 15,000, जब आपकी वो 20,000 यूनिट से नीचे की आप एस्टिमेशन करेंगे तो फिक्स कॉस्ट ओरिजिनल लेके चलेंगे। जब आप 20,000 वाली कंडीशन से ऊपर की एस्टिमेशन करेंगे तो फिर आपको फिक्स कॉस्ट बढ़ा के लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये कंडीशन है। तो मैंने कितनी फिक्स कॉस्ट ली है यहाँ पे? 2, एक ओरिजिनल वाली और एक कौन सी है? इंक्रीज वाली। तो मैंने जब एस्टिमेशन मांगी है, तो अब एस्टिमेशन तो मैंने 2 दफा मांगी है। एक एस्टिमेशन मैंने 22,000 यूनिट पे मांगी आपसे,
और एक एस्टिमेशन ऐसी प्रैक्टिस कराने के लिए, एक एस्टिमेशन मैंने किस पे मांगी है, तो जब मैंने 22,000 यूनिट पे एस्टिमेशन मांगी है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, यानी वो बढ़ गए, बड़े ऊपर है, 20,000 से ऊपर है कि नीचे हम, जब हम 20,000 यूनिट की लिमिट से ऊपर है तो अब आपने जब यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाना है ना, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो a क्या लेना है, a फिक्स कॉस्ट होती है, कौन सी वाली लेनी है, ओरिजिनल वाली लेनी है कि आफ्टर इंक्रीज वाली, तो क्योंकि ये 20,000 से ऊपर का लेवल है तो भाई आपने फिक्स कॉस्ट इजाफे के बाद वाली लेनी है, इजाफे के बाद वाली 20,000 से, यानी ऊपर के वॉल्यूम मेंशन कंडीशन से ऊपर वाला वॉल्यूम एस्टिमेट करना है तो फिक्स कॉस्ट बढ़ा के लेनी है, जो भी आता है 270, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट जब लेंगे, ओरिजिनल वाली क्यों लेंगे, क्योंकि हम उस 20 वाली लिमिट से नीचे हैं, 20 वाली कंडीशन को मीट ही नहीं कर रहे, यानी जब आप वॉल्यूम एस्टिमेट कर रहे हैं तब भी आपको देखना फिक्स कॉस्ट ओरिजिनल वाली लेनी है या इजाफे वाली लेनी है, ओरिजिनल वाली तब लेंगे जब कंडीशन से नीचे हो, जब आप कंडीशन को क्रॉस कर गए, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो फिर आपको वो इजाफे के बाद, तो मेरा ख्याल है ये कितनी है, 83,333, कंडीशन क्या थी कि जब भी वॉल्यूम कितने से ज्यादा होता है, 20,000 से ज्यादा होता है तो फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, इधर वॉल्यूम 20 से ज्यादा हो गया है और इधर वॉल्यूम 20 से कम है, तो इसीलिए यहाँ ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, यहाँ वो कंडीशन 40,000 वाली अप्लाई होगी, समझ आ रही है बात आपको, तो ये आपका मुकम्मल हो गया, ये कौन सा मेथड था, हाई एंड लो पॉइंट मेथड विद चेंजेस इन टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है। अब आप ये एग्जांपल नोट करना चाहते हैं तो कर लें, करनी है कि वैसे भी आपको मिल जानी है मेरे ख्याल फाइल, जी ठीक है जी, इसमें हाँ कर सकते हैं लेकिन वो लिमिट से आउट हो जाएगा ना, हाँ इसीलिए फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, सोल्यूशन अच्छा नहीं होगा, तो बेहतर है इसी में से माइनस कर दो जी, वैसे सोल्यूशन करने के लिए आप उसमें ऐड कर सकते हैं टेम्परेरीली, लाइक विद लाइक, लाइक विद लाइक बनाने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, जी बेटा तो हो गया, समझ आ गया, इसको जाके आपने जरा करना है एक दफा दोबारा, बल्कि ये एक एग्जांपल मैं लिख के दे रहा हूँ, इसके ऊपर दिमाग लड़ा के आना है, इसी की एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, हाँ यही फिक्स कॉस्ट की चेंज,
चलो ये घर से करके आइएगा। करना ही दो से है, हाई लो से, लेकिन वो दो कौन से लेने हैं वही तो मसला है। दो केड़े लेने ने वही मसला है। नोट्स में नहीं है, नोट्स में नहीं है, क्यों? करना ही हाई लो से है जी। मुझे नहीं पता, आपने देखना है। मैं दसता तो सवाल ही खत्म हो गया। मैं दसता तो सवाल ही खत्म हो गया ना। आ जाएगा, आ जाएगा। मैं एग्जांपल लिख दूंगा ना, कल भी लिखेंगे। ऐ करके आना, तुसी करो। चलो ओके, अल्लाह हाफिज। छुट्टी मारो बस, बड़ा टाइम हो गया।